आज 7वां दिन बीत रहा था। साधु, जिसे आश्रमवासी केशवानंद कहकर पुकार रहे थे, वे आए और बोले, लीजिए माताजी, आपके कान के बुंदे बेचकर 30 रुपए मिले हैं। पर माँ, इस थोड़े से रुपयों से अब काम नहीं चलेगा। भला होगा अगर आप बहू को कहीं काम में लगा दें। बिंदुवासिनी, साधु बाबा जी, मेरी बहू न तो लिखी पढ़ी है, न बाहर कभी निकली है। गृहस्थी संभालने के अलावा वह कुछ नहीं जानती है। केशवानंद, हाँ, एक अति भद्र जन एक संभ्रांत महिला की तलाश में है। बिन माँ की 2 छोटी बच्चियों की देखभाल का काम है। बिंदुवासिनी, घर की नौकरानी का काम? केशवानंद, नहीं, नौकरानी क्यों भला? इसे शहर में गवर्नेंस कहते हैं। अंग्रेजी सीखी महिलाएं ये काम करती हैं। ऊंचे स्तर का काम है। बिंदुवासिनी फिर भी दुविधा में पड़ी रही। उत्तरा अब लपक कर सामने आकर बोली, माँ, अब आप कुछ न बोलें, मैं ये काम जरूर कर लूंगी। आप क्यों दुखी हो रही हैं? काम अच्छा है, वेतन भी अच्छा मिलेगा, ये तो सम्मान की जिंदगी होगी। एक दिन सचमुच केशवानंद के साथ उत्तरा काम के लिए जीप पर सवार होकर चली गई। लौटते वक्त केशवानंद अकेले ही लौटे। बिंदुवासिनी परेशान होकर बोली, मेरी बहू उत्तरा नहीं आई, वो कहाँ है? केशवानंद, बहुत अच्छी नौकरी है, वेतन भी बहुत है, वह आज ही से काम में बहाल हो गई। याद आया, उन्होंने आपको अग्रिम ये रुपए दिए हैं, बहुत अच्छे दिल की है, तभी तो। बिंदुवासिनी, आपको अब कैसे धन्यवाद दूं? कृतज्ञता से झुककर वह बोली। पास ही आ खड़ी हुई मीनू बोली, माँ का पता बता दीजिए। केशवानंद, ओह, माँ के लिए मन दुखी हो रहा है, घबराओ मत, मैं परसों तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले जाऊंगा या उन्हें ले आऊंगा। गाड़ी पर झटपट बैठकर माँ से मिलकर आना, फिर दादी के गलबां लगकर उनकी खुशी की कहानी कहती रहना। फिर देखना, मेरा यह आश्रम छोड़कर तुम दोनों उन्हीं के पास चली जाना चाहोगी। कहकर ठहाके मारकर स्वयं ही अपने व्यंग्य पर हंस पड़े। फिर गंभीर होकर बोले, बहू के बाप की उम्र के व्यक्ति हैं वे, नाम राजीव लोचन है। मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को बड़ा उन्होंने ही बनाया है। पहले 24 रुपए महीने का मैं साधारण कर्मचारी था, अब आश्रम गाड़ी, बड़े बड़े मंत्रियों से पहचान, सब उन्हीं के कारण हुआ। मन ही मन सोचते रहे, इस अबला विधवा आश्रम के बैंक में लाख लाख रुपए हैं। राजीव लोचन के घर पहुंचते ही मानो चींटी ने उत्तरा को काट खाया, ऐसा प्रतीत हुआ। विवेक का एक दंश, फिर सब कुछ बिल्कुल शांत। रोना धोना, भय त्रास सब समाप्त। आंखों का पानी भी सूखने को मजबूर। राजीव लोचन अस्त व्यस्त से बने तकिए की टेक लगाए बैठे थे। शरीर पर सिल्क की लुंगी और ऊपर एक बनियान। पर्दा हटाकर ऐसी नारियां उनके पास हर रात आती हैं। केशवानंद ही उनका जुगाड़ करता है। यहाँ रिफ्यूजियों ने जब से आना शुरू किया, तब से और भी सुविधा हो गई है। उनका भोलापन और गरीबी, बांग्लादेशियों की बेवकूफी बड़ी आसानी से उनको मूर्ख बनाकर काम हासिल कर लेते हैं। उनकी मूर्खता निर्बोध होने के कारण यही दशा होनी चाहिए। उत्तरा को ही देख लें, 31 वर्ष की गठीली सांवली है, पर उसके चेहरे में कितनी लुनाई है, मानो 19 की जवानी नहीं बीती। राजीव लोचन के चले जाते ही बाएं हाथ की हथेली से आंख पोंछती हुई पिताजी कहकर दाहिना हाथ राजीव लोचन के हाथ में, बेबाक थी उत्तरा। उधर केशवानंद विवेक के किसी भी दंश बिना सावधानी से राजीव लोचन के पास उत्तरा को कामना के यज्ञ में बलि चढ़ाकर बकरी को जैसे शेर के मुंह में डाला जाता है, उसी प्रकार निकल भागे केशवानंद। वह अपने ऑफिस में लौट आए, तभी पारावत फिल्म के परिचित दोस्त शशिशेखर को फोन किया। शशिशेखर तुरंत भागा भागा अबला बोध आश्रम के दफ्तर में आया। कत्थई रंग की पंजाबी, मुंह में पान खाए बाल को संवारते हुए बीड़ी फूंकने लगे। उनकी हाजिरी के साथ साथ केशवानंद ने मुंह चिढ़ाकर व्यंग्य भरे स्वर में पूछा, फिल्म वास्तुहारा की दोखी नायिका मिली? उतना ही बदसूरत मुंह बनाकर शशिशेखर बोला, सब अपने को गुलाब सुंदरी समझती हैं, छोटी बच्ची नायिका मिल ही नहीं रही है, मैं दे सकता हूँ। अरे बहादुर दोस्त, सच कहता है, कई शर्त हैं, और नीची आवाज में शर्तें रखी। लड़की तो दिखाओ। लड़की देख खुशी से कूदता हुआ शशिशेखर आश्रम से निकल गया। दूसरे दिन मिलू का वादा पूरा करना था माँ से मुलाकात का। एक दिन मेरे पास बहू को ले आओगे? बिंदुवासिनी ने विनती करते हुए कहा। जरूर लाऊंगा, हो सके तो आज ही। नीलू जामुन रंग की तांत की साड़ी पहने थी।
गोरे रंग के मुख पर छोटी सी कांच की बिंदी, लंबे बालों को वेणी में बांध जूड़ा बनाया था। दादी उसे देखकर निहाल हो रही थी। कृतज्ञता से नीलू की आंखें डबकाने लगीं। खुली छत वाली जीप गाड़ी आश्रम के सामने से नीलू को लेकर कलकत्ते के बड़े से बड़े रास्ते पर न जाने कहीं गुम हो गई। लाखों करोड़ों की भीड़ वाले शहर, चारों तरफ रोशनाई, जुगनुओं जैसे बत्तियों का जादू देखती, तरह तरह के वाहनों को इधर उधर से आते जाते देखती नीलू हैरान होने लगी। इतना सुंदर शहर देखने के बाद गाड़ी जब गली में पहुंची तो नीलू अवाक रह गई। सोचने लगी, इतनी गंदी, बदसूरत, बदबूदार जगह में मेरी माँ रहती है। सीढ़ी से टूटे फूटे अंधेरे लंबे बरामदे से होकर आखिरी कमरे तक पहुंची तो पान के थूक, पेशाब की बदबू साथ ही सस्ती सेंट की गंध से मीनू को उल्टी आने लगी। जब वह कमरे में घुसी तो शशिशेखर को अव्यस्त से बैठे अधलेटे हुए देखा। शशिशेखर, अरे यार बैठो यार। नीलू रोने लगी, मेरी माँ कहाँ है? वह नहीं दिख रही हैं। केशवानंद, तुम यहीं बैठो बेटी, माँ को बुलाकर लाता हूँ। और उसके चौखट लांघते ही लपक कर शशिशेखर ने दरवाजे की चिटकनियां चढ़ा दी। नीलू डरकर द्वार पर धक्का मारती रही और माँ माँ चीखती रही। शशि ने बाएं हाथ से उसका मुंह बंद किया और दाहिने हाथ से नीलू की छाती दबा ली। 3 दिनों के लिए किराए का कमरा था। इस इलाके में पहले सांप का जहर उतारा जाता है, जंगली आदतों को दुरुस्त किया जाता है। ये ट्रेनिंग समाप्त होने पर नीलू को ठीक जगह पर ले जाएंगे। कितनी नीलुओं को फिट कर चुकी हैं यहाँ की औरतें। बिंदुवासिनी राह देख रही थी मुलाकात करने के लिए। शायद बेटी के साथ आज माँ लौट कर आएगी। एक बार छत पर घूम आई, जितनी दूर तक देख सकी, आंखें ढूंढती रही। आंखें नीलू को कहीं नहीं ढूंढ पाई। तेजी से जीप चलाते हुए केशवानंद सोच रहे थे कि इन 2 औरतों को ठिकाने लगाने में इस बुढ़िया को बैठे बैठे खिलाना पड़ा। अब इस बुढ़िया से भी हाथ झाड़ना है, तब जाकर मेरी छुट्टी होगी। मुख्य द्वार से चिल्लाते हुए केशवानंद आ रहे थे। कहाँ हो माताजी? आपकी बहू और उसके पिता आपके लिए अधीर हैं। मेरे संत हृदय में आप लोगों के लिए मोह पैदा हो गया है। चलिए, जल्दी चलिए। बिंदु, कहाँ चलना है मुझे? केशवानंद, क्यों अपनी बहू के पास? बूढ़े राजीव लोचन खुद आपके पास आ रहे थे। मैंने उन्हें रोका। उनके पास एक कोठे में खाली कमरा पड़ा है, आपको किराया नहीं देना है। वहीं आप रहेंगी। नतनी और बहू को हरदम पास पाएंगी। आपके मन में शांति बनी रहेगी। सब कुछ सुनकर बिंदु ने उचित समझा और जल्दी जल्दी साथ चलने के लिए तैयार होकर गाड़ी के पीछे की सीट पर बैठने लगी तो केशवानंद हंसकर बोले, पीछे क्यों, मेरे पास बैठिए। ठीक दोपहर के 11 बजे कत्थई रंग की जीप झलमलाती धूप में लंबे लंबे रास्ते से पार होने लगी। बिंदुवासिनी अवाक होकर सोच रही थी कि कितना बड़ा शहर है कलकत्ता। जब तक दिन की रोशनी रही, चारों तरफ शहर देखती रही, पर धीरे धीरे टेक लगाकर बैठी सीट पर फुरफुरी हवा में उसे झपकी सी आने लगी। बस फिर तो वह गहरी नींद में सो गई। अब उन्हें पता भी नहीं चला कि शहर के रास्ते बस्ती सब छोड़कर गाड़ी जंगल की निर्जनता में आ गई है। ऊंचे नीचे खंडहर और झाड़ियों में से कूदती हुई अचानक गाड़ी को धक्का लगा और उसी के साथ बिंदुवासिनी को भी धक्का मारकर मानो किसी ने गिरा दिया। उनकी नींद उचट गई। प्राण बचाने की इच्छा से दोनों हाथ केशवानंद की ओर फैलाते हुए वे चीखी, पर गाड़ी के इंजन की भीषण आवाज में उनकी चीख दब गई। एक बड़े से कठोर पत्थर से उनका माथा टकराया। कपाल से ताजा खून निकलने लगा। वर्षों से पुराने धूली धूसर पड़े पत्थरों से भरी भूमि को वे भूरे रंग से गीली करती रहीं। एक एक चित्र उनके सामने फिल्म जैसा आता रहा। पहले हाल ही में मरी नातनी मिलू, फिर अपने पति को, फिर पुत्र को सामने देखा मरते हुए। उत्तरा को, नीलू को देखा और चीखने लगी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। क्रमश आंखें भी धुंधलाने लगी। कुछ देर बाद जंगली कुत्ते ने आकर खून सूंघा और चाटने लगा, फिर चला गया। कुछ समय बाद सूरज भी डूब गया। धीरे धीरे चींटियों से भर गई बिंदुवासिनी की जख्म भरी देह। फिर धीरे धीरे उनके कान, नाक में भी मानो चींटियों का एक पहाड़ थी। वह घंटों पहले शब्द या शोर नाम की वह आवाज समाप्त हो चुकी थी। अब केवल चींटियों का काला अंधकार, पहाड़ और निस्तब्धता चारों ओर दूर दूर तक फैली थी। ये मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।
यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो अपना ज्ञान को बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।